हेलो मेरी एचआईवी पॉजिटिव कम्युनिटी। मैं डॉक्टर सविता शर्मा एचआईवी के किसी ना किसी टॉपिक पे आपसे बात करने आती हूँ। आज बड़े दिन बाद आ रही हूँ। आपसे बात करनी है एचआईवी और टीबी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे पास एचआईवी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लोड है एचआईवी टीबी को इन्फेक्टेड पेशेंट्स का। तो हमारे पेशेंट्स को ये पता होना चाहिए कि टीबी का कितना रिस्क है, कैसे बचना है, टेस्टिंग फास्ट करवानी है या 4S स्क्रीनिंग सिम्टम्स हैं और ये सब क्या है और अपने आप को एचआईवी से कैसे बचाना है। तो एचआईवी एक लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है, यानी कि जितने भी टीबी जो है वो एक लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है, यानी जितने भी हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनमें बीमारी का और डेथ का एक जो अगर हम सबसे बड़ा कॉज लेंगे तो वो टीबी ही है। यानी कि जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यानी जो इन्फेक्शंस हमारे एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में होती हैं आम लोगों से ज्यादा, उनमें टीबी नंबर 1 पे है। तो जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको पूरी जिंदगी में एचआईवी ट्रीटमेंट लेते हुए या बिना ट्रीटमेंट के भी उनको टीबी होने के चांसेस एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा रहते हैं। हालांकि एआरटीज लेने से ये चांसेस थोड़े कम होते हैं, फिर भी नॉर्मल पॉपुलेशन जो एचआईवी नेगेटिव पॉपुलेशन है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में टीबी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। तो इसमें होता क्या है, देखिए जब किसी को टीबी होता है हमारे इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में स्पेशली टीबी बहुत कॉमन है। तभी हम जन्म पे बच्चे को बीसीजी का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसके जन्म के बहुत जल्दी बाद ही हम उसकी इम्यूनिटी बना सकें और उसे टीबी से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब किसी में टीबी का बैक्टीरिया जाता है उसके अंदर इम्यूनिटी होती है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं टीबी टीबी के लिए। तो हमारी बॉडी वो टीबी के बेसिलाई से, बैक्टीरिया से लड़ती है और उसको एक छोटे से कैप्सुलेटेड फॉर्म में लंग्स के अंदर उसको अ, मतलब बांध के रख देती है और वो जो टीबी के बेसिलाई हैं उनको एक छोटा सा उनका ग्रुप बना के, उनको सिस्ट बना के उनका लंग्स में वो बैठा रहता है और उसको हम बोलते हैं लेटेंट टीबी। यानी बैक्टीरिया टीबी के हमारी बॉडी में है तो सही, पर वो हमें टीबी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो उस बेसिलाई को दबा के रख रहा है। लेकिन यही लेटेंट टीबी जो है ये रीएक्टिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में। यानी कि अगर एचआईवी नेगेटिव पेशेंट है तो उसमें इसके रीएक्टिवेशन के जो चांसेस हैं उससे कई गुना ज्यादा रीएक्टिवेशन के चांसेस एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट में रहते हैं। तो ये लेटेंट टीबी से एक्टिव टीबी की कन्वर्जन जो हमारे एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा है। अ, ये 2 से 12 हफ्ते के बाद जो है ये जो हमारा टीबी का एक्सपोजर होता है ये लेटेंट टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हमारे एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं ये आम इंसान से 30 गुना ज्यादा रिस्क में है लेटेंट टीबी से एक्टिव टीबी बनने में। आप समझ गए, यानी टीबी को हमने दबा के रखा है। जैसे हम एचआईवी की वायरस को दबा लेते हैं एआरटी से, उसी तरह टीबी का एक्सपोजर होने के बाद हमारे लंग्स में कहीं टीबी छुप के बैठ गया है और वो बीमारी नहीं कर रहा, इसको हम बोलेंगे लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी का एक्टिव टीबी में कन्वर्जन कब होता है, जब भी किसी की इम्यूनिटी लो होती है। जब कोई बीमार होता है, वीक होता है, तो लेटेंट टीबी से एक्टिव टीबी में कन्वर्जन का रेट है। तो वो कन्वर्जन का जो रेट है लेटेंट से एक्टिव में एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में 30 गुना 30 टाइम्स ज्यादा है। इसलिए हमें जो टीबी है इससे बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। दूसरी बात, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी के चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी यूजुअली जो नॉन एचआईवी पॉजिटिव या एचआईवी नेगेटिव लोग हैं उनमें पल्मनरी टीबी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पर एचआईवी में बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी एक्स्ट्रा पल्मनरी का क्या मतलब है, लिम्फ नोड टीबी। यानी यहाँ पे जो गिल्टियां हो जाती हैं गले में या यहाँ पे या कान के पास या बॉडी में, आप कहीं भी बोलिए, आपके लिम्फ नोड्स बन रहे हैं, गांठें बन रही हैं। तो उन गांठों की जांच बहुत जरूरी है अगर आपको एचआईवी है, क्योंकि
वो टीबी के कारण गांठें हो सकती हैं। अगर आपका पेट लगातार खराब रहता है, क्रॉनिक डायरिया है और वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपका अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेट की टीबी हो सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक एक रहती है, तो आपकी स्पाइन की टीबी हो सकती है या किसी भी फॉर्म में बोन की टीबी हो सकती है। और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन की जो कवरिंग्स हैं उनकी सूजन टीबी के कारण ये भी एचआईवी में बहुत कॉमन है। और डिससेमिनेटेड फॉर्म यानी कि आपको एक ही टाइम पे एक ही पेशेंट में कई जगह टीबी की एविडेंस मिल रही है, पेट में भी मिल रही है, बलगम में भी मिल रही है, लंग्स में भी मिल रही है, हो सकता है उसके लिम्फ नोड्स भी हों, तो ये हमारी बॉडी में टीबी फैल चुकी है, डिससेमिनेटेड फॉर्म्स है। तो यानी पहली बात तो ये कि लेटेंट टीबी से यानी कि एक दबी हुई इन्फेक्शन से एक्टिव इन्फेक्शन में कन्वर्जन रेट एचआईवी पॉजिटिव्स में बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल लोगों से 30 गुना ज़्यादा। और दूसरा, ये बिल्कुल डिससेमिनेटेड या एक्स्ट्रा पल्मनरी फॉर्म में आती है, यानी लंग्स के अलावा ये हड्डियों में, दिमाग में और लिम्फ नोड्स में और पेट में और कहीं भी हो सकती है। तो ये डिसेमिनेटेड फॉर्म में आ सकती है, यानी पूरी बॉडी में फैली हुई आ सकती है, एक्स्ट्रा पल्मनरी या लंग्स के अलावा कहीं भी हो सकती है और लेटेंट से एक्टिव में बड़ी जल्दी कन्वर्जन हो जाती है। फिर एचआईवी में टीबी की री इन्फेक्शन के बहुत चांसेस हैं, यानी हम कई बार पेशेंट्स देखते हैं, हम लोग को खुद बहुत बुरा लगता है, एक बार टीबी की मेडिसिन ली, 2 बार टीबी की मेडिसिन ली, 3 बार टीबी की मेडिसिन ली, तो इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि उनमें रेकरेंस बहुत ज्यादा है, रेकरेंस और रिलैप्स, यानी टीबी की दवा खा रहे हैं, खत्म हुई, 6 महीने निकले, फिर से टीबी। तो ये चीजें हमारे पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, इसलिए ये जरूरी है कि उनको टीबी से बचाया जाए, उनको टीबी हो ही ना। और जैसे हम बोलते हैं कि एक आम इंसान में टीबी गया, वो लेटेंट टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। एचआईवी पेशेंट्स में प्राइमरी टीबी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर उनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, यानी वो लेटेंट टीबी में भी कन्वर्ट ना हो और डायरेक्टली टीबी हो जाए। हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, CD4 सेल्स हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं एडवांस डिजीजेस में एचआईवी के, तो वो टीबी के बेसिलाई से लड़ नहीं पाते। तो अगर हम एडवांस डिजीज की बात करें, तो टीबी को एक्सपोजर हुआ और टीबी हुई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और अगर हम स्पूटम की बात करें, यानी कि हम बलगम की जांच करते हैं पल्मनरी टीबी में, तो जो एडवांस्ड केसेस हैं टीबी के, उनकी बलगम में हमें बेसिलाई नहीं दिखते, जबकि उनमें टीबी होता है। तो इसमें कई बार हमें सिर्फ क्लिनिकल बेसिस पे भी स्टार्ट करना पड़ता है टीबी, कई बार बलगम में ना आने पे भी ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। और यूजुअली ये रहता है कि अगर टीबी होता है तो लंग्स के ऊपर वाले हिस्से में, अपर लोब में हमें टीबी की फाइंडिंग्स नजर आती हैं, पर अगर आपको एचआईवी है तो लोअर और मिड जोन्स में भी आपको टीबी की फाइंडिंग्स नजर आ सकती हैं। अब हमें इतना पता है कि टीबी जो है वो इतना घातक है, इतनी बुरी तरह फैलता है, रेकरेंस बहुत कॉमन है, बार बार होती है, तो गवर्नमेंट ने, नैको ने, WHO ने उससे बचाने के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट किया है, यानी कि क्लिनिकल एक डायग्नोसिस 4S। 4S सिम्टम स्क्रीनिंग हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें हम एडल्ट पेशेंट्स में देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कफ, खांसी की हिस्ट्री ऑफ एनी ड्यूरेशन, चाहे 2 दिन की खांसी, 4 दिन की खांसी, कितने दिन की भी खांसी, या फीवर, बुखार आ रहा है, या वेट लॉस, उस इंसान का वजन कम हो रहा है, या नाइट स्वेट्स, रात के टाइम पे आपको ठंडी तरेलियां आ रही हैं, या दिन में भी अगर आपको ठंडी तरेलियां आ रही हैं, बुखार है या खांसी है या वजन कम हो रहा है, तो इन चारों सिम्टम्स में अगर एक भी सिम्टम आप में है, तो आप जाके वहां बताएं, और वो आपसे पूछेंगे ही हर सीट पे आरटी सेंटर में, और आपका सीबी नैट या जो भी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन है वो करवाई जाएगी। और अगर हम बच्चों में ले लें, तो वो नाइट स्वेट्स के बारे में नहीं बता पाते, और उनमें जरूरी नहीं है कि वेट लॉस होगा, हो सकता है कि उनका वेट स्टैग्नेंट हो जाए और उनका वेट गेन ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो हम उनमें लेते हैं कि वेट लॉस या नो हिस्ट्री ऑफ वेट गेन या स्टेगनेंट वेट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो वेट गेन नहीं कर पा रहे टीबी के कारण। और ये जो नाइट स्वेट्स है, इसकी जगह हम लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट विद द पेशेंट ऑफ टीबी। अगर किसी को टीबी है और वो बच्चा उसके साथ रह रहा है या कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों के जो 4 सिम्टम्स हैं वो है कफ, फीवर, खांसी, बुखार, किसी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के किसी टीबी पॉजिटिव पेशेंट के साथ कांटेक्ट, और इनएबिलिटी टू गेन वेट, यानी वजन नहीं बढ़ रहा।
तो ये 4 लक्षण एडल्ट और बच्चों के जो हैं इनको हर सीट पे स्क्रीन किया जाना चाहिए। कई बार अगर रश में स्क्रीनिंग ना भी हो तो आपको भी ये चारों लक्षण पता होने चाहिए। जब भी इनमें से कोई भी लक्षण हो तो जाके आरटी सेंटर में बताएं, ताकि आपकी बलगम की जांच हो सके, एक्सरे हो सके और हर तरह का टेस्ट जो सस्पेक्टेड हो सके। और अगर आपको टीबी है तो टीबी का ट्रीटमेंट हो सके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीबी का ट्रीटमेंट पूरा किया जाए, क्योंकि पंजाब में तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे स्पेशली तरन तारण अमृतसर बेल्ट में और वैसे भी पंजाब में आईडीयूज बहुत हैं और वो टीबी का ट्रीटमेंट कई बार पूरा नहीं कर पाते। अगर वो नहीं कर पाते तो टीबी बाद में जब आती है तो वो और सिवियर फॉर्म में आती है। अगर आप टीबी का ट्रीटमेंट पूरा नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस के चांसेस हो जाएंगे। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो दवाइयां आपने टीबी की खा के आधी अधूरी छोड़ दी, वो अगली बार टीबी होने पे आप पे असर नहीं करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीबी का ट्रीटमेंट भी आप उसी शिद्दत से खाएं जैसे आप एचआईवी का ट्रीटमेंट लेते हैं, बिना किसी गैप के, बिना किसी नागे के, हर रोज डेली गुड एडहेरेंस के साथ। अब अगर हम ये कहें कि हवा में एरोसोल इन्फेक्शन है, हवा में टीबी है, जैसे आप एआरटी सेंटर्स में जाते हैं, वहाँ पे टीबी के पेशेंट्स भी होते हैं। हालांकि उनकी फास्ट ट्रैकिंग करनी होती है, कई बार हमें भी पता नहीं होता अभी इसको टीबी है। तो हवा में अगर टीबी के इन्फेक्शन हम बोलें, तो एक आम इंसान में अगर हम बात करें तो 10% उसकी जिंदगी में हवा से वो इन्फेक्शन ले सकता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो पूरी जिंदगी में एरोसोल इन्फेक्शन से उसको टीबी होने के चांसेस हैं 30%। और अगर हम एचआईवी की बात करें तो एचआईवी में हवा में से टीबी की इन्फेक्शन, एरोसोल इन्फेक्शन के थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं 7 to 10 पर ईयर। हम बाकी दोनों के लिए लाइफ टाइम बात कर रहे थे और यहाँ हम बात कर रहे हैं पर ईयर। तो टीबी जो है ये एक बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इन द सेंस कि हाँ, इससे डेथ्स भी हुई हैं कई। जो लोग अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेते उनमें कई बार बहुत बिगड़ जाता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाता है, तो उसमें डेथ रेट हाई है। तो इसमें डेथ के अलावा 6 महीने एटीटी ट्रीटमेंट लेना, बीमार रहना, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को रोकें और जागरूक हो जाए कि टीबी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है एचआईवी में और हमें उसे कैसे प्रिवेंट करना है। तो ये 4 सिम्टम स्क्रीनिंग आप भी समझिए और अगर आपको कोई भी लक्षण हो तो आप बताएं। और अगर आपको आईपीटी प्रोफाइलेक्सिस दी जाती है नाको के थ्रू, जैसे 4S सिम्टम स्क्रीनिंग होती है, वैसे आइसोनियाजिड प्रिवेंशन थेरेपी दी जाती है। 6 महीने तक आइसोनियाजिड आपको दी जाती है, जिससे आपके अंदर कोई भी बेसिलाई हो तो वो डेड हो जाए और आपको लेटेंट टीबी से एक्टिव टीबी में कन्वर्जन ना हो या कोई भी आपको री इन्फेक्शन ना हो। तो आप ये देखें कि आप अगर एचआईवी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपने आईपीटी ली है कि नहीं ली, और आप इन 4 सिम्टम्स का 4S स्क्रीनिंग का ध्यान रखें और अपने आप को टीबी से बचा के रखें। और अगर आपको टीबी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरह लें। और अगर आपने आईपीटी नहीं ली है तो एटीटी लेने के बाद आप आईपीटी लें, ताकि कोई भी बेसिलाई अगर हो तो वो खत्म हो जाए। तो बचाव में ही समझदारी है। आप अपने आप को, अगर आप एआरटी पे हैं, एचआईवी के ट्रीटमेंट पे हैं, तो अपने आप को टीबी से बचा के रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दवा अच्छे से लें और भगवान आपकी 100 साल की आयु करे। धन्यवाद।